अफवाहों के बीच सच्ची खबरें पहुंचाने वाला चैनल बिहारी सुल्तान, बहुजन समाज की आंख खोलने वाला चैनल बिहारी सुल्तान। आज आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं 11 सितंबर को रामलीला मैदान में बहुजन समाज की बातें होगी या अपनी राजनीति चमकाई जाएगी। 11 सितंबर और इससे पहले 21 अगस्त, जिस दिन बहन मायावती जी, चिराग पासवान, सबके सब बहुजन समाज के समर्थन में भारत बंद का ऐलान किया था। मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। पूरे देश की खबरें लेकर हम प्रस्तुत हैं, लेकिन पटना की राजनीतिक टेम्परेचर काफी हाई है। अशोक चौधरी जो जदयू के जाने माने नेता हैं, उन्होंने पिछले दिनों जहानाबाद में भूमिहार जाति के ऊपर टारगेट करते हुए कुछ भाषण दे दिया कि जब हम खड़े होते हैं, यानी अति पिछड़ा वर्ग खड़े होते हैं, तो भूमिहार जाति के लोग वोट नहीं देते। जब ये खड़े होते हैं तो हम इन्हें थोक के हिसाब से वोट देते हैं, क्योंकि जहानाबाद के जो उम्मीदवार थे जदयू के, वो अति पिछड़ा वर्ग से थे। और अशोक चौधरी ये कह रहे थे कि अगर भूमिहार जाति के उम्मीदवार होते तो चुनाव जीत जाते, अगर वो नहीं थे इसलिए उन्हें हराया। अब प्रश्न ये उठता है, यह केवल संयोग था या प्रयोग? अशोक चौधरी खुद बोल रहे थे या उनके मुंह में नीतीश कुमार जी शब्द डाले थे? नीतीश कुमार वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री हैं और अभी मंडल कमंडल की लड़ाई बिहार में शुरू होने वाली है। कल से राजनीति घनघना रही है वहां पर, और शुरुआत हुआ अशोक चौधरी जी के उन भाषणों से। बिहार में जातिवाद चरम पर है। ऐसे में बता दूं कि अशोक चौधरी दलित समुदाय से आते हैं और उनकी पुत्री सांभवी चौधरी सांसद हैं समस्तीपुर से, चिराग पासवान की पार्टी से। तो जाहिर सी बात है कि अशोक चौधरी अति पिछड़ा वर्ग SC ST की बातें करेंगे। लेकिन सांभवी चौधरी कुणाल किशोर की बहू भी हैं, उनकी शादी भूमिहार परिवार में है। और मैथिली में एक कहावत है, समधी गारी ने दै छी सुपारी मांगै छी। ये मैथिली की कहावत है। क्या केवल जातिगत टारगेट था या अशोक चौधरी मजा ले रहे थे? जातिवाद को, उन्माद को फैलाकर आम जनता को ठग रहे थे। ये ठगी हर जगह है। मैं आपको बता दूं, केवल बिहार का पटना ही नहीं, पटना से दिल्ली तक जब 1 अगस्त का सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया, फैसले में कोटे में कोटा की बातें हुई, आम जनता उबल पड़ी, बहुजन समाज उबल पड़ा कि हमारे बीच भेदभाव डाले जाते हैं। तो एक फैसला लिया गया सामूहिक कि 21 अगस्त को भारत बंद होगा, जिसमें बहन मायावती जी 2 बार 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर और पूर्ण समर्थन भी दिया। चिराग पासवान भी कूद गए, पूरा बिहार भी उबल रहा था। 21 अगस्त को भारत बंद सफल भी हुआ। अब आगामी 11 सितंबर को रामलीला मैदान में चंद्रशेखर आजाद, जो आजाद समाज पार्टी के मुखिया हैं, वह आंदोलन करेंगे। अब आपके सामने एक सवाल है, आप अपनी महत्वपूर्ण कमेंट्स करके ये सवाल कर सकते हैं कि क्या 11 सितंबर के लिए चंद्रशेखर आजाद, चिराग पासवान, बहन मायावती जी, डॉक्टर उदित राज, बहुत सारे SC ST के नेता हैं, सबको आमंत्रित किए हैं कि 11 सितंबर को रामलीला मैदान में हम आंदोलन कर रहे हैं? ये मसला SC ST वर्ग का है और हम उसके हिमायती हैं। अगर उन्होंने आमंत्रित किया है तो लगेगा कि पूरे भारतवर्ष के लिए, दलितों के लिए यह कार्य है। अगर बहन मायावती जी को आमंत्रित नहीं किया, चिराग पासवान को नहीं किया, डॉक्टर उदित राज को नहीं किया, जीतन राम मांझी को नहीं किया, अकेले अपना अगर वहां पर आंदोलन करेंगे, रामलीला मैदान में उनके समर्थक आएंगे, तो इससे साफ संदेश जाएगा
कि वह अपनी राजनीति चमका रहे हैं। SC/ST वर्ग से उनका कोई लेना देना नहीं, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से उनका कोई वास्ता नहीं, क्योंकि 21 अगस्त को भारत बंद हो चुका है, सफल भी हुआ। अब तो वह संसद में है और संसद में यह आवाज उठाएं कि संविधान संशोधन बिल लाकर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को निष्प्रभावी किया जाए। अगर ऐसा वह नहीं करते हैं, बिल्कुल अलग थलग चलते हैं, तो एक तो सवाल बनता है, जब आप खुद एकता में बंधे हुए नहीं है, एक जगह नहीं है, एक दिन आपका आंदोलन नहीं होता, अलग अलग दिन, तो आप इस आरक्षण के बहाने, SC/ST के बहाने अपनी राजनीति चमकाने आए हैं। लोग पूछेंगे, सवाल करेंगे कि 21 अगस्त को आप कहां थे। केवल बिहार ही नहीं, उत्तर प्रदेश की राजनीति भी काफी चरम पर है। अखिलेश यादव जी ने एक बयान दे दिया कि बहुत जल्दी ही योगी आदित्यनाथ जी भाजपा को छोड़ने वाले हैं। तब से उत्तर प्रदेश की राजनीति भी खलबला गई है। और बिहार में पटना के अंदर जो टेम्परेचर हाई है, उसका मूल कारण यह है, एक सूचना आयुक्त की नियुक्ति होती है और उस नियुक्ति में एक ऐसा प्रावधान है कि विपक्ष के नेता से सहमति ली जाती है, पूछा जाता है। तो नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, तेजस्वी यादव जी से फोन करके पूछ लेते कि फला फला व्यक्ति को हम बना रहे हैं और इसमें आपका क्या राय है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सचिवालय में तेजस्वी यादव आए, नीतीश कुमार जी आए, एक मीटिंग हुई। वह मीटिंग नॉर्मल भी हो सकती थी, चाय कॉफी सबके सामने पी लेते, पत्रकारों को जवाब देते और दिल खोलकर यह कह देते ये सूचना आयुक्त की नियुक्तियां थी जिसमें विपक्ष के नेताओं की सहमति ली जाती है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाकायदा बंद दरवाजे के अंदर मीटिंग होती है तो पत्रकार तो सवाल करेंगे, राज्य की जनता भी सवाल करेगी, जो गुफ्तगू क्या हो रही है। उससे पहले अशोक चौधरी जी का बयान आता है सर्व समाज सवर्णों के खिलाफ, भूमिहारों के खिलाफ। तो कहीं ये ध्रुवीकरण तो नहीं है। अगर आप तेजस्वी यादव जी को साथ करके सरकार बना लेते हैं, भाजपा से निकल जाते हैं, तो वोटों की गोलबंदी होगी। बिहार में सामने विधानसभा का चुनाव है, आपका इधर मीटिंग, उधर अशोक चौधरी जी का बयान। केसी त्यागी नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन वह भी सवर्ण ही हैं, उनका इस्तीफा हो जाता है। तो कहीं राजनीतिक गोलबंदी तो नहीं है कि भाई तेजस्वी यादव से आप नजदीक हो रहे हैं, एक नेता आपका सवर्णों के खिलाफ बोल रहा है, दूसरा सवर्ण नेता इस्तीफा दे रहा है। तो मुख्यमंत्री जी करना क्या चाहते हैं? एनडीए से निकलकर यूपीए यानी महागठबंधन का हिस्सा बनना चाहते हैं। अगर महागठबंधन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो फिर दिल्ली की हालात कैसी होगी, क्योंकि वहां भी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है, मात्र 240 सीट ही भाजपा के पास है। नीतीश कुमार जी समर्थन दे रहे हैं, तो 12 सांसद तो ऐसे निकल गए। चिराग पासवान जी हैं एनडीए में, लेकिन जो राजनीतिक स्थिति है वो पेंडुलम के समान, क्योंकि भाजपा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि चिराग पासवान के खिलाफ अगर सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय में कोई रिट फाइल होता है, कोई याचिका दायर होती है, तो वह हमारा भाजपा का नेता नहीं हो सकता। कौन पूछने गया था आपसे कि भाजपा का नेता है नहीं है? अपने आप बयान देना शुरू कर दिए। इसका मतलब पहले आपने दबाव बनाया, ब्लैकमेल किया, बुला के धमकाया। जब चिराग पासवान सेट हो गए तो फिर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देकर आम जनता के भी सफाई दे दी। कहने का तात्पर्य है, जो भाजपा में सटता है वो बर्बाद हो जाता है। एक बार तो चिराग पासवान बर्बाद हो चुके हैं, नीतीश कुमार को भी बर्बादी दिखने लगी है, इसलिए वह दूरियां बनाना शुरू कर दिए। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है, क्या आपको नहीं लगता पूरे देश का बहुजन समाज अगर एकजुट हो जाए, एक जगह आ जाए, तो सत्ता हिल सकती है, बहुजन समाज की सत्ता आ सकती है। लेकिन इनके आंदोलन भी अलग अलग तिथियों के हों, आवाज भी अलग अलग नेता लगाएं। यहां तो नेताओं की लड़ाई है, बहुजन समाज की आपसी कोई लड़ाई नहीं है। आज की तारीख में हम ये कह सकते हैं कि बहुजन समाज के नेताओं के बीच
एक ऐसी वैचारिक वैमनस्यता आ गई है, आवाज भी वही लगाएंगे जो तुम लगाओगे, हंगामा भी करेंगे, आंदोलन भी करेंगे, लेकिन हमारा मंच अलग होगा, हमारी तिथियां अलग होगी, हमारे विचार अलग होंगे। और पूरा का पूरा विशाल बहुजन समाज मूक दर्शक की तरह थोड़ा इधर भी समर्थन कर देता है, थोड़ा उधर भी समर्थन कर देता है। कहने का मतलब ये आपस में ही बटे हुए हैं। हम मान लेते हैं कि 21 अगस्त के आंदोलन का भारत बंद में हो सकता है कि चंद्रशेखर आजाद अग्रणी भूमिका नहीं निभाई। क्या बहन मायावती जी रामलीला मैदान में आ जाएंगे? जो 11 सितंबर का चंद्रशेखर आजाद का जो आह्वान है, या चंद्रशेखर आजाद का जो आह्वान है, जो आंदोलन है, वह पूरे देश के बहुजन समाज के लिए नहीं बल्कि आजाद समाज पार्टी के लिए। ये चीजें तो इनको क्लियर करना चाहिए कि हम अपनी पार्टी स्तर पर आंदोलन कर रहे हैं, पार्टी स्तर के कार्यकर्ताओं नेताओं को बुला रहे हैं, हम पूरे देश के बहुजन समाज का ठेका नहीं लिए हैं, ऐसा क्लियर कर दें। अन्यथा पूरे देश के बहुजन समाज के नेताओं को ये आमंत्रित कर लें और ये कहें बहुजन समाज के लिए, अपने समाज के लिए मैं हर जगह पैरों में भी गिरने को तैयार हूं, क्योंकि समाज सर्वोपरि है, हमारी कुर्सियां नहीं। क्या ऐसा बोलने वाले हमारे बहुजन समाज में नेता हैं? बस इनको मुद्दा चाहिए और मुद्दे के बाद ये सोचने लगते हैं उस मुद्दे पर किसने कितना बोला और कौन कौन सा शिरकत किया। ये हालत बनी हुई है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।